तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ग्रेट पाठशाला में। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इको के पहले चैप्टर विकास को सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म करा था, उसी प्रकार से आज हम फिर से इको के दूसरे चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को भी आज जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था एक ढांचा जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है। ये ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले विकास को पढ़िए, इसलिए मैं इस चैप्टर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विकास चैप्टर की लिंक डाल दूंगा, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक में बांटा गया है। भारत की अर्थव्यवस्था को 3 पार्ट में बांट रखा है, जैसे कि पहला प्राथमिक सेक्टर, दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा तृतीयक क्षेत्रक। अब हम इन्हें अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। पहले क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं, दूसरे क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से जानते हैं और तीसरे क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्रक सेक्टर को। हम पढ़ते हैं, प्राथमिक संसाधनों से इस्तेमाल करके उत्पाद किया जाता है, जैसे कृषि, मच्छी पालना, मधुमक्खी पालना, कृषि से संबंधित सारे कार्य, खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित सारे काम पहले सेक्टर में आएंगे, प्राथमिक क्षेत्रक में आएंगे। द्वितीयक क्षेत्रक प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदलना द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल आदि। जैसे गेहूं को हम आटे में बदलते हैं, तो ये द्वितीयक क्षेत्रक का काम है। अब हम पढ़ते हैं तृतीयक क्षेत्रक। यह दोनों क्षेत्रक को सेवा प्रदान करता है, इसी वजह से इसका नाम भी पड़ता है सेवा क्षेत्रक। अब इसके उदाहरण हैं यातायात, बैंकिंग, नेट बैंकिंग। हम इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि गेहूं को आटा बनाते हैं, गेहूं से हम आटा बनाते हैं। यातायात से फैक्ट्री में लेके गए, गेहूं को हम किसी फैक्ट्री में ले गए यातायात से, तो क्या तृतीयक क्षेत्रक का उपयोग हो। आटा हुआ, आटे से बिस्किट बना, तो यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र का काम हुआ। और यहीं से हम दोबारा यातायात का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब तृतीयक क्षेत्रक का, दुकान पे ले जाने पे। तो आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि तीनों क्षेत्रक आपस में जुड़े हैं और आपस में जुड़े रहने से ही हमारी अर्थव्यवस्था संभली हुई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं तीनों क्षेत्रों की तुलना। इन तीनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उत्पाद होता है। हम इन सभी की गणना कैसे करते हैं? हम इन सभी की गणना करते हैं। इनकी गणना करने के लिए हम मात्रा का उपयोग नहीं, इनकी मूल्य का उपयोग करते हैं। ठीक है, वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य की जरूरी है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी को समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल है, लकड़हारे ने लकड़ी काटी और कारपेंटर को 50 में बेची। कारपेंटर ने होलसेलर को कुर्सी बनाकर बेची, उसी की 150 रुपये की। फिर होलसेलर ने दुकानदार को 200 रुपये में बेची, दुकानदार ने ग्राहक को 250 में बेची। तो हम इसी के अपनी जीडीपी कहते हैं। यहाँ पर जो लास्ट मूल आया है इसका 250 रुपये, यही अपनी जीडीपी है, ठीक है। यही अपनी जीडीपी होती है, लास्ट मूल। हम इसी की वजह से दोहरी गणना से बचते हैं। दोहरी गणना में क्या होता है, मतलब हम इन सबको पहले जोड़ते हैं, ये गलत होता है। जैसे हम इसमें हम जोड़ रहे हैं 50, 150, 200, 250, हम सबको जोड़ रहे हैं, तो ये गणना हमारी जीडीपी नहीं हुई। इसका बस अंतिम मूल्य 250 ही इसकी जीडीपी हुई। यही अपनी जीडीपी है। जीडीपी को हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी उन्मूलन के लिए भारत सरकार की योजना। बेरोजगारी को कम करने के लिए एक योजना बनाई गई थी, नरेगा। इसका पूरा नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ये गांधी जी की तरफ से बनाई गई थी। इस
इसको हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। इसको सरकार द्वारा 2006 में शुरू किया गया था। इसे अब मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। इस योजना में गारंटी घर दी जाती है ग्रामीण घरों के व्यक्ति को कि उन्हें 100 दिन का रोजगार मिलेगा। 100 दिन उन्हें काम करने के लिए मिलेंगे। अगर वह सरकार 100 दिन रोजगार देने में असफल होती है तो वह पैसे देंगे उस काम के। हम आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गीकरण। हम अर्थव्यवस्था के अब अन्य वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं, जैसे कि संगठित क्षेत्र। यहाँ एक सिस्टम होता है, सभी काम कानूनी प्रक्रिया द्वारा होते हैं। संगठित सेक्टर में एक सिस्टम बना होता है जहाँ पर हर काम उस सिस्टम के जरिए होते हैं। मतलब सभी काम आसानी से होते हैं, कानून की नज़रों में होते हैं। और हम असंगठित क्षेत्र की बात करें जो इसी का विपरीत है। कोई भी सिस्टम नहीं होता, कोई भी रूल नहीं होते। यहाँ पर मनमर्जी काम होता है। सभी काम कानूनी प्रक्रिया द्वारा नहीं होते। कुछ काम कानूनी द्वारा होते हैं लेकिन सभी काम नहीं होते। सार्वजनिक सेक्टर, जो कंपनियां सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, जो कंपनियां सरकार के अधीन है, वो हम सार्वजनिक सेक्टर कहेंगे, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, कमीशन आदि। अब इसी का उल्टा है प्राइवेट सेक्टर, जिन कंपनियों को निजी लोगों के द्वारा चलाया जाता है, जैसे टाटा, गोदरेज आदि। बस यही है अपना चैप्टर। हमने आज भी अपने चैप्टर को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।